Experience the care of Narayana Health. Sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ। एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें आप सबकी हेल्थ के लिए हमने आपके कॉमन क्वेश्चंस अपने जो डॉक्टर्स थे उनसे हमने उनके आंसर्स पूछे और आप तक पहुंचाए। आज इस जर्नी में हम 21st एपिसोड पे पहुंच गए हैं और दिल की बातें हमने काफ़ी कर ली। आज थोड़ी ब्रेन की और दिमाग की बात करेंगे और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पार्किंसंस डिजीज़, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर समीर अरोड़ा, जो हमारे कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी हैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में। डॉक्टर समीर, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। और आज हम थोड़ा दिमाग के ऊपर बात करते हैं और इससे पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाय, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम डॉक्टर समीर अरोड़ा है। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी डीएम न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से करी है। उसके बाद से मैं अभी करेंटली नारायणा हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट लास्ट 1 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड मैं पर्टिकुलरली मूवमेंट डिसऑर्डर्स में और न्यूरोइम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इंटरेस्ट रखता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आपने न्यूरोलॉजी में डीएम की। हम आज पार्किंसन डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनको आप प्लीज़ एक बताइए कि पार्किंसन डिजीज़ होता क्या है। बहुत बार फ्रीक्वेंटली हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं। लोग हमारे पास आते कई पेशेंट्स आते हैं अपने कुछ सिम्टम्स लेके और वो अपने आप को खुद से एनालिसिस करना शुरू करते हैं कि पार्किंसंस क्या होता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। पार्किंसंस डिजीज़ एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो मिड ब्रेन में होता है, जहाँ में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो धीरे धीरे डीजनरेट करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक हार्मोन की कमी बनती है हमारे शरीर में, डोपामीन हार्मोन। आप जैसे हम कहते हैं कि डायबिटीज़ में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, जैसे थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन की कमी होती है, ऐसे ही पार्किंसंस डिजीज़ में ये डोपामीन हार्मोन की कमी होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं पार्किंसंस डिजीज़ के वो आने शुरू होते हैं। आमतौर पे जब तक 60 से 70% सेल्स डीजनरेट नहीं हो जाते हैं तब तक सिम्टम्स नहीं आते हैं। सिम्टम्स उसके बाद आने शुरू होते हैं। इसके अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि इंसान अपने काम में काफ़ी ज़्यादा स्लो होना शुरू हो जाता है, जिसे हम अपनी मेडिकल भाषा में ब्रेडिकाइनेसिया बोलते हैं। इंसान हर एक्टिविटी में स्लो हो जाता है। वो खाना खाने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो नहाने धोने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो चलने फिरने में, किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। उसके साथ साथ आमतौर पर जो टिपिकल पार्किंसंस डिजीज़ होती है उसमें शरीर के एक पार्ट से जनरली सिम्टम्स शुरू होते हैं, या एक हाथ या एक पैर से। जैसे एक हाथ में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, वो हाथ की मूवमेंट्स थोड़ी कम हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑपोजिट हैंड या ऑपोजिट लेग। फिर साथ में उसी पार्ट में साथ में ऐसे ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं। ट्रेमर्स जो पार्किंसन के ट्रेमर्स होते हैं वो टिपिकली रेस्ट ट्रेमर्स होते हैं। रेस्ट ट्रेमर मीन्स कि जब पेशेंट रेस्ट पे ऐसे बैठा है तो ऐसे हाथ में कंपन आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही इंसान वो काम करने लगता है वो ट्रेमर्स कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एल्डरली एज ग्रुप में जो ट्रेमर्स की कंप्लेन के साथ आते हैं और उनका फ्रीक्वेंटली एक ही क्वेश्चन होता है, क्या हमें पार्किंसन तो नहीं है? तो हम उनको यही चीज़ समझाते हैं कि जो ट्रेमर्स होते हैं उसको हम इसी वे में क्लासीफाई करते हैं और हम एसोसिएटेड सिम्टम्स को देखते हैं कि क्या आप धीमापन आ गया है शरीर में, क्या साथ में रिजिडिटी आ रही है। रिजिडिटी मीन्स कि स्टिफनेस आ रही है बॉडी में, बॉडी बिल्कुल ऐसे अकड़ सी जा रही है। एक पार्ट से शुरू होकर धीरे धीरे ये बीमारी बाकी लिम्स, बाकी हाथ पैर को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे फिर इंस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है बॉडी में, जैसे कि मरीज़ की फॉल्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जनरली शुरू वाले फेज़ में पेशेंट चलता फिरता रहता है, धीरे धीरे ऐसे स्टेज आ जाती है जब पेशेंट व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है अगर वो टाइमली अपना इलाज ना कराए तो। डॉक्टर साहब, आपने दो चीज़ें बहुत क्लियरली बताई। एक तो डोपामीन की कमी से और कुछ डिजेनरेटिव इफ़ेक्ट होते हैं,
लेकिन वो समझ आ गई, लेकिन ये होता क्यों है, मतलब क्यों डिजनरेट होने शुरू हो जाते हैं सेल्स, जिनकी वजह से फिर डोपामिन की कमी हो जाती है, ये रीज़न क्या है? इज़ इट ओल्ड एज, इज इट समथिंग एल्स, क्या कॉज होता है? जनरली ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। हम आमतौर पे जो पार्किंसंस के केस है 60 साल की एज के बाद ही ज़्यादातर देखते हैं। मेल्स ज़्यादातर प्रिडोमिनेंटली अफेक्टेड होते हैं। कुछ हद तक थोड़ा सा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है इस डिजीज़ के लिए, बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो ऑक्सीडेंट्स, मतलब जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में, टॉक्सिन एक्यूमुलेशन धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होता रहता है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो ये डोपामिन वाले नर्व सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सब्सटेंशिया नाइग्रा से निकल रहे होते हैं, उन नर्व्स को डीजेनरेट करना शुरू कर देता है। तो आपकी वाली बात बिल्कुल सही है कि ये एक तरह का डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो एक एज रिलेटेड है। बट इसके साथ ही कई ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें हम YOPD बोलते हैं। YOPD माने यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज़, जिसमें यंग एज में भी ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे केसेस ज़्यादातर जेनेटिक टेंडेंसीज वाले होते हैं, जो हम मान के चलते हैं रफली करीबन कई सीरीज़ में 10% तक के केसेस ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली रन करते हैं। आपने शुरू में सिम्टम्स के बारे में बताया कि आपके हैंड्स में स्टिफनेस आ जाना और कुछ ट्रेमर्स आ जाना, लेकिन जब एक पेशेंट देखता है तो फिज़िकली कोई बहुत टिपिकल साइंस हैं। एक तो आपने रेस्टिंग रिस्ट वो बताया, बट कुछ और चीज़ें ऐसी हैं फिज़िकल सिम्टम जिससे पता चले कि ये पार्किंसन है, या कुछ ऐसे ट्रेमर्स जो पार्किंसन नहीं हैं, या कुछ वेरी टिपिकल सिम्टम्स जो कहते हैं कि ये पार्किंसन के ही कैरेक्टरिस्टाइज हैं। ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि पेशेंट जब आपके पास चल के आता है, पार्किंसंस का पेशेंट होता है, तो नॉर्मली उसका जो चलने का तरीका होता है जिसे हम गेट बोलते हैं, वो बड़ा टिपिकल होता है। आम तौर पे क्या होता है कि पेशेंट थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाता है, धीरे धीरे उसकी टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि पेशेंट आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे कदम उसके बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, चलने में बहुत छोटे छोटे कदम हो जाते हैं, और कई बार वो छोटे छोटे कदम में बहुत तेज़ चलने लग जाता है। उसकी जो स्पीड है वो अपनी स्पीड को मॉड्यूलेट नहीं कर पाता है, वो बहुत तेज़ चलने लग जाता है, छोटे कदम लेने लग जाता है। ऐसा कई बार फील होता है कि पेशेंट गिरने की उसमें टेंडेंसी रखता है। दूसरी चीज़ है, पेशेंट का जो चेहरा होता है उसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जिसमें पेशेंट जो है पेशेंट का जो एक्सप्रेशन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम पार्किंसन के फेसेस को हम अक्सर मास्क फेसेस बोलते हैं। दूसरा, जो उनकी जो ब्लिंक करने की टेंडेंसी होती है आँखों को, वो बहुत कम हो जाती है। आप रफली जैसे हम हर थोड़ी देर में अपनी आँखें ब्लिंक करते रहते हैं। पार्किंसंस के पेशेंट आप देखेंगे कि वो काफ़ी टाइम तक ऐसे स्टीयरिंग लुक देते रहेंगे, वो बहुत इनफ्रीक्वेंट ब्लिंक करते हैं। साथ में उनका जो स्पीच है, स्पीच भी बहुत एक मोनोटोनस सी टोन में चला जाता है। स्पीच जैसे हम अपनी स्पीच को मॉड्यूलेट करके कहीं पे एक्सप्रेशन डालते हैं, कहीं पे स्लोड होते हैं, कहीं पे फास्ट होते हैं, कहीं पे एम्फेसाइज करते हैं। पार्किंसंस के पेशेंट में वो जो टोन होती है वो थोड़ा सा लैग करती है, वो एक मोनोटोनस सी टोन में बोलते हैं। जैसे कि बोलेंगे, डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ पे, तो कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता उनकी टोन में। ये उनके बड़ी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें होती हैं जिससे हम इनको एनालाइज करते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को पार्किंसन के सिम्टम्स हैं। मैं थोड़ा ट्रीटमेंट के ऊपर जाता हूँ। दो चीज़ें ये बताइए डॉक्टर साहब की पहली बात कि ट्रीटमेंट मेडिकली, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट, और भी कुछ हो सकता है आगे जाके, और क्या अर्लियर पेशेंट अगर जब उसको पहले ऑनसेट हो सिम्टम्स के आपके पास आ जाए, तो क्या उससे अर्ली ट्रीटमेंट से कुछ और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और क्या क्या मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की? बेसिकली हमारी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, बेसिक जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है किसी भी पार्किंसंस के पेशेंट के लिए, वो मेडिकल मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में जो हमारी सबसे कॉमनली, क्योंकि हमने ये बताया कि इसमें एक डोपामिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो हमारा जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम डोपामिन को आर्टिफिशियली बॉडी में सप्लीमेंट करते हैं, बट हम डोपामिन एग्जैक्टली नहीं देते। हम उसका जो एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है लीवोडोपा, हम वो देते हैं, जो कि टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है, और वो बॉडी में जाके डोपामिन बन जाता है। और वो हम इस तरह से कंबाइन करते हैं कि वो सिर्फ डोपामिन की सारी जो मात्रा है वो ब्रेन में पहुँचे। अगर हमने नॉर्मली उसको दवाई दे दी और वो ब्लड में जाके डोपामिन कन्वर्ट हो गया, हमारे लिए वो मकसद नहीं। हमारे लिए मकसद है कि वो ब्रेन में जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो और वहाँ पे जाके इफेक्ट करे, क्योंकि जो हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं वो ब्रेन में डोपामिन की कमी की वजह से आ रहे हैं। तो हम एक लीवोडोपा के साथ एक मॉलिक्यूल होता है कार्बिडोपा, हम उसको कंबाइन करके हमेशा देते हैं, ताकि वो मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली सिर्फ ब्रेन में जाके ही
डोपामिन में कन्वर्ट हो और वो तो धीरे धीरे जो हमारा टेंडेंसी रहता है, इवन अर्ली, बहुत सारी स्टडीज़ हुई इस चीज़ को लेके कि अर्ली पार्किंसंस डिजीज़ में लिवोडोपा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो हाँ, अब हम ये मानते हैं कि अगर पेशेंट को थोड़े से भी सिम्टम्स हैं जो उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ, हम एडीएल बोलते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, अगर उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग हैम्पर हो रही हैं, वो नहीं कर पा रहा है ढंग से, देन वो पेशेंट कैंडिडेट है लिवोडोपा थेरेपी के लिए। आजकल लिवोडोपसिन, बहुत लोग ऐसा टेंडेंसी रखते हैं कि लिवोडोपा को थोड़ा लेट स्टार्ट करना चाहते हैं, हम अदर मॉलिक्यूल्स, टैबलेट्स में ही अदर मॉलिक्यूल्स को पहले यूज़ करना चाहते हैं। जैसे इसी में एक अलग कैटेगरी मेडिसिन की आती है जिसे हम डोपामिन एगनिस्ट बोलते हैं, जिसमें प्रेमीपेक्सोल और रोपिनोरोल नाम की दवाइयाँ आती हैं। बहुत सारे लोगों की ये टेंडेंसी रहती है कि हम प्रेमीपेक्सोल या रोपिनोरोल को पहले यूज़ करें और जब ज़्यादा डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाए तब हम लिवोडोपा पे स्विच करें, मतलब उसको एज अ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हम यूज़ करना शुरू करते हैं। फिर इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स आते हैं जो लिवोडोपा का एक्शन को लंबे समय तक चलाने के लिए काम करते हैं ताकि वो बॉडी में लंबे समय तक बना रहे। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जैसे सफीनामाइड है, रासाजलीन है, सेलेजलीन है। तो ये सारे मेडिकल मैनेजमेंट की पार्ट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कंपन होती है जो पार्किंसंस में, कंपन को कम करने के लिए पर्टिकुलरली 2-3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। उसमें एक ट्राईहेक्सफेनिडाइल नाम का मॉलिक्यूल होता है, वो हम कंपन कम करने के लिए देते हैं। ये जो मेडिकल मैनेजमेंट है, धीरे धीरे हमें जिस तरह से ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है, हमें इसकी डोजेस को बढ़ाना पड़ता है। टाइम टू टाइम हमें लिवोडोपा की डोजेस बढ़ानी पड़ती हैं। एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद, जैसे सिंडोप, जो हम लिवोडोपा जो दवाई है, इसका जो इफ़ेक्ट है, पेशेंट को करीबन दवाई लेने के आधे पौने घंटे बाद इसका इफ़ेक्ट आना शुरू होता है और करीबन 3-4 घंटे 5 घंटे तक इसका असर बना रहता है। तो शुरू में हम कभी 2 बार या कभी 3 बार से इस दवाई को शुरू करते हैं। धीरे धीरे हमें टाइम इंटरवल कम करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली डोजिंग देनी पड़ती है, क्योंकि इस दवाई का धीरे धीरे जब देखते हैं जो एक्शन है वो थोड़ा सा कम ड्यूरेशन के लिए रहता है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंट डोजिंग करना पड़ता है। ये मेडिकल मैनेजमेंट के पार्ट पे है। जब ऐसी स्टेज आ जाए कि दवाइयों से पूरी तरह से मैनेज नहीं हो रहा हो या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाएं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स मैंने जैसे लिवोडोपा लेने के बाद कई बार पेशेंट्स में एक अबनॉर्मल मूवमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। पेशेंट दवाई खाता है, आधे पौने घंटे बाद पेशेंट ऐसे रेस्टलेस मूवमेंट्स दिखाना शुरू करता है। तो ये हम इन्हें डिस्काइनेसियास बोलते हैं। ये इस दवाई का बहुत टिपिकल साइड इफ़ेक्ट है। जब इस तरह की स्टेज आनी शुरू हो जाए कि या तो दवाई असर नहीं कर रही है या फिर दवाई असर तो कर रही है लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो रहे हैं, ऐसे केसेस में लेटर ऑन हम पेशेंट्स को सर्जिकल ऑप्शंस ऑफर करते हैं। सर्जिकल ऑप्शंस में हमारे पास जो 2 मेन सर्जिकल ऑप्शंस होती हैं, एक होता है पेलिडोटमी, एक होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। रेकमेंडेड थेरेपीज़ में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आज की डेट में एक रेकमेंडेड थेरेपी है पार्किंसंस डिजीज़ के लिए, जिसमें हम ब्रेन के अंदर जो बेसल गैंग्लिया जो एरिया है वहाँ पे हम ऊपर से इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं और यहाँ पे नीचे इस जगह पे एक बैटरी स्टिमुलेटर एक प्लेस करते हैं और उसको हम बाहर से आर्टिफिशियली उसके करंट्स को मॉड्यूलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा हमें रिस्पॉन्स चाहिए बॉडी में। दोस्तों, डॉक्टर समीर ने आज बेसिकली अभी तक पार्किंसंस की बेसिक जानकारियाँ दी। उन्होंने उसके सिम्टम्स के बारे में बताया और ट्रीटमेंट के बारे में भी उन्होंने बताया और बताया कि किस तरह से मेडिकल मैनेजमेंट और फिर सर्जिकल भी उसके उपाय हैं। अगर आपको डॉक्टर समीर से कुछ और बातें करनी हैं, उनसे वीडियो कंसल्टेशन करना है, उनको आके मिलना है, तो www.narayanahealth.org पे जाके डॉक्टर समीर से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन पे है, उससे नारायणा हेल्थ का ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे भी आप डॉक्टर समीर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और पार्किंसन के बारे में अगर कुछ और जानकारियाँ हैं, कुछ आपका जान पहचान का कोई है जो पार्किंसन आपको लगता है उनको है, तो ज़रूर आके डॉक्टर समीर से मिलिए। डॉक्टर समीर, हम अब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए डिज़ीज़ के, हमने उसके उपचार के बारे में बताया। मैं अब थोड़ा सा 2 चीज़ों पे चलता हूँ। एक तो डिटेक्शन कैसे होती है, एक तो सिम्टम्स हैं, तो कुछ और ऐसी तकनीकें हैं जिससे आप, कुछ टेस्ट हैं जो आप डिटेक्शन के लिए लेते हो। एंड अगला सवाल है प्रिवेंशन के ऊपर, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो प्रिवेंशन के ऊपर है बेसिकली। तो क्या ऐसी चीज़ें की जाएं, लाइफस्टाइल चेंजेस या कुछ खान पीन में चेंजेस या कुछ ऐसी और चीज़ें की जाएं ताकि या तो ये अगर जेनेटिकली डिस्पोज है तो ये देर में इसका ऑनसेट हो, देर से हो, या ये हो ना, तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रा हमें बताइए इनके बारे में।
जैसे कि अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम ये मान के चलते हैं कि आप एक अच्छा हेल्दी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड्स अगर हम खाते हैं तो उससे ये चीज़ों के होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। जैसे बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, पोमग्रेनेट्स हो गए, ग्रीन टी हो गया, एलमंड्स, हम फ्रीक्वेंटली बोलते हैं कि डेली बादाम भिगो के खाओ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक नेचुरल वे में धीरे धीरे इसकी टेंडेंसी को कम करती हैं। पोमग्रेनेट हो गया। देन इसके अलावा सेम की सब्जी नेचुरल लिवोडोपा का सोर्स है, केले नेचुरल लिवोडोपा का सोर्स है। देन कैरेट्स यूज़ कर सकते हैं हम इस चीज़ के लिए। इसके अलावा ना साथ साथ में हम कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं फूड्स में जो हम कहते हैं कि थोड़ा अवॉइड करने के लिए, जैसे कि पिकल्स, अचार वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। उसके अलावा अंडों का इस्तेमाल भी थोड़ा सा इस केस में हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ये चीज़ें हैं कुछ जो हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा ओवरऑल एक फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ हद तक इस बीमारी को रोकने में सक्षम रखती हैं। एक बार अगर बीमारी आ जाती है तो हमें उसको सिम्टोमेटिकली कंट्रोल करना पड़ता है, पर उससे हमारा यह है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम इस चीज़ पे एग्री करते हैं। कुछ टेस्ट के बारे में बताइए, जो बेसिकली आपने फिजिकल टेस्ट बताया, बट कुछ और कुछ टेस्ट करते हैं ऐसे? कुछ टेस्ट होते हैं आमतौर पे बहुत सारे केसेस में हम ना स्कैन्स करते हैं, ब्रेन के स्कैन्स। नॉर्मली एक ब्रेन एमआरआई करके देख सकते हैं कि कोई और कारण है पार्किंसंस का या एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ही है। इसके अलावा डैट स्कैन होता है, डोपापेट स्कैन। डोपापेट स्कैन होता है पर्टिकुलरली, जिसमें हम डोपामीन टैग करके देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे डोपामीन कम बन रहा है या कम यूटिलाइज हो रहा है। इसके अलावा एक डैट स्कैन नाम से टेक्निक आती है, वो स्कैन से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये पार्किंसंस है या नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ बहुत सारे पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि ट्रेमर्स के साथ आते हैं, बहुत क्लियर नहीं होता इनिशियल फेज़ में कि उनको टिपिकली सारे फीचर्स नहीं दिख रहे होते हैं, तो ऐसे केसेस में डैट स्कैन डिफ्रेंशिएट करता है कि पार्किंसंस है या नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, लास्ट सवाल है आपसे, 5 सवाल हम पूछते हैं ज़्यादातर। आपने कहा कि एज रिलेटेड भी है और कई केसेस में एज से रिलेटेड है। इसका मतलब जैसे जैसे पेरेंट्स की एज बढ़ती जाती है तो यंग जो बच्चे हैं उनको क्या कुछ सिम्टम्स टिपिकल जो आपने बता दिए, बट क्योंकि अपने आप नहीं देख पा रहे हैं, अपने आप छुपाते हैं कई बार पेरेंट्स जो होते हैं कि तकलीफ़ ना दें, तो जो बच्चे हैं उनको क्या सिम्टम्स देखने चाहिए और कब आपके पास लेके आना चाहिए अपने पेरेंट्स को, अगर खुद ना आ सके तो? नहीं, डेफिनेटली हम ये बोलते हैं कि जैसे आपको अगर आप नोटिस करते हो कि पेरेंट्स में आपने कोई ऐसे एक सिंगल हैंड में ट्रेमर नोटिस करना शुरू किया, या नोटिस किया कि एक सिंगल हैंड में थोड़ी मूवमेंट्स कम लग रही हैं एज़ कम्पेयर टू अपोजिट हैंड। उसके अलावा अगर आपने ये नोटिस किया है कि चाल में फ़र्क आ रहा है, अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आइडियली उसी समय पेशेंट को एक बार ला के न्यूरोलॉजिस्ट से इवैल्यूएट करा लें कि क्या वाकई में वो सिम्टम्स पार्किंसन के हैं या कोई और डिज़ीज़ है। वो इवैल्यूएशन ज़रूरी हो जाता है। तो ये माइनर सिम्टम्स हैं जो इनिशियली डिटेक्ट हो जाएं तो उसका इलाज औपचारिक तौर से हम जल्दी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज डॉक्टर समीर ने पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से कॉमन शब्दों में हमें समझाया, और जो बात लास्ट में हमने की अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए, अगर आपको लगे कि आपके किसी पेरेंट में कोई ऐसा इनिशियल सिम्टम आ रहा है तो ज़रूर एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से आप मिलें। डॉक्टर समीर ने ऑल्सो खान पान के ऊपर, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर उन्होंने कहा, ये हम लगातार देखते आ रहे हैं, हमारे जितने भी एपिसोड्स आज तक हमने किए हैं लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत, उन्होंने सेम की सब्ज़ी, केला, बादाम, इन सब चीज़ों को अगर बोला, तो आई थिंक ये सब चीज़ें अगर अपने खाने में लेके आएँ तो इससे काफ़ी फ़ायदे होंगे। मैंने पहले भी आपको बताया, डॉक्टर समीर नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में कंसल्टेंट हैं न्यूरोलॉजी में। अगर आप उनसे मिलना चाहें तो www.narayanahealth पे जाके उनसे अपॉइंटमेंट लें, वीडियो कंसल्ट भी कर सकते हैं, और QR कोड से आप NH केयर ऐप को डाउनलोड करें और उससे भी आप डॉक्टर समीर के साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इतनी सिंपल टर्म्स में, इतनी कॉम्प्लेक्स बीमारी के लिए जो आपने शेयर की हमारे सुनने वालों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आपने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया, तो जो हमारे सुनने वाले हैं उनको बड़ी आसानी होगी कि किस तरह से इसका इलाज आपसे फटाफट आके कराया जाए, किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास आया जाए। सो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगली एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इन एपिसोड्स को देखिए,
इनको आप शेयर कीजिए, जो आपके रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनको दीजिए, बताइए उन्हें इनके बारे में, ताकि एक बेहतर हेल्थ की तरफ और एक बेहतर हेल्थ से एक बेहतर नेशन बनता है, उस तरफ हम जा सकें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। Experience the care of Narayana Health.